नमस्कार। आज की तारीख है 28 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं लेके आया हूं 28 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स सेशन फॉर यूपीएससी। देखिए, इस सेशन में हम क्या होगा कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं उन सभी की बात करेंगे। और बात कुछ इस तरह से होगी कि सिर्फ करंट अफेयर्स की चीज़ों को ही हम नहीं लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी एडिटोरियल्स आते हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स में, और इन सब बातों के अलावा कैसे करंट जो होता है करंट अफेयर्स का मैटर वो आपके स्टैटिक जो सिलेबस है उसका कैसे हिस्सा बनता है, उन सारे एस्पेक्ट्स को लेके इस सेशन में हम सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो हेल्थ ऑफ इंडियाज़ रिलीजियस कम्युनिटीज़, कहने का ये मतलब है कि इंडिया की जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनकी हेल्थ को एक आंकड़े में बताया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या, हिंदुओं की अलग हेल्थ नापी गई है क्या? नहीं, देखिए है क्या कि नेशनल सैंपल सर्वे का जो 75th राउंड हुआ वो कंप्लीट हुआ जुलाई में। तो इसमें जो डाटा मिला उस डेटा के हिसाब से कई ऐसी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में उनकी हेल्थ, एवरेज हेल्थ निकल के आई। तो इसमें ये निकला है कि जो जोरोआस्ट्रियन कम्युनिटी है, जो पारसी समुदाय है, वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स का शिकार हो रहा है। कहने का मतलब उस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है हेल्थ इन इंडिया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के हेल्थ सेक्टर की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेना। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोगों को स्पेसिफिक बीमारी है, ये सारी डेटा लेना। रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम ये देखें कि कौन सा रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक समुदाय इंडिया में सबसे ज़्यादा बीमार होने का उसको चांसेस रहते हैं, तो इस हिसाब से पारसी समुदाय सबसे आगे है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि और जो कम्युनिटीज़ की संख्या है वो देखिए, पारसी समुदाय का जो डेटा है वो ये है 31.1%, यानी 31.1% ज़ोरोअस्ट्रियंस बीमार हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही हम दूसरी कम्युनिटीज़ से कंपेयर करें इसका, तो जैन्स लगभग 11.2% हैं जो बीमार हैं, सिख्स लगभग 11% हैं, क्रिश्चियंस 10.5% हैं, मुस्लिम 8.1, बुद्धिस्ट 8 और हिंदू 7.2%। तो ये रही रिलीजियस कम्युनिटीज़ की हेल्थ जो कि नेशनल सैंपल सर्वे से निकल के आई है। दूसरी जो इशू है वो ये है कि अब कोरोना वायरस की ये हालत हो गई है कि पृथ्वी पे मौजूद हर 250वां व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है कोरोना वायरस से। ठीक है। यूएस, अमेरिका जो है वो अभी दुनिया की ऐसी कंट्री हो गई है जिसके ऊपर कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर पड़ा है। ठीक है। 70,32,534 केसेस और लगभग 2 लाख से ज़्यादा डेथ। ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा डेथ। जॉब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह डेटा दिया है। इंडिया सेकंड प्लेस में आता है, 58,18,570 केसेस हैं इंडिया में, और अभी तक की जो डेथ है वो लगभग 92,290 के करीब है। ब्राज़ील सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज़, यानी अगर हम देखें कि कितनी डेथ हुई हैं तो उस मामले में ब्राज़ील यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे आता है। 1,40,537 डेथ हो चुकी हैं कोरोना वायरस के कारण ब्राज़ील में। नेक्स्ट जो इशू है वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल आजकल आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सही डिसीज़न अपने जो इंडिपेंडेंस है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही, अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, कुछ मुद्दों पे वो गवर्नमेंट का फेवर ले रही है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे स्टैटिक सिलेबस से जोड़ते हुए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस प्रकार से यूपीएससी के सिलेबस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी कोर्ट में अपनी अपील नहीं कर सकते, ये फाइनल है। ठीक है। जैसे हाई कोर्ट में आप अपील करोगे तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील आप कहीं भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ देखिए, इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ये हम सभी जानते हैं। फेडरल कहने का मतलब स्टेट्स और यूनियन, जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र है उनका एक संघ है। कौन? इंडिया। ठीक है। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय उसका स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये 3 प्रकार की कोर्ट्स होती हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता पे। और इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861
के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट की स्थापना हुई वेरियस प्रोविंसेस में, सारे राज्यों में, ठीक है, ताकि वो राज्यों के मामले को देख सकें। अब ये हाई कोर्ट्स का काम क्या था, देखिए ये हाई कोर्ट्स जो थी वो हाईएस्ट कोर्ट थी अपने अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र में, अपने अपने प्रोविंसेस में, जब तक कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्माण नहीं हुआ। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। अब फेडरल कोर्ट का क्या काम था? देखिए फेडरल कोर्ट का पहला काम तो ये था जो प्रोविंसेस के बीच में लड़ाइयाँ हैं, जो राज्यों के बीच में वो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, उन्हें सॉल्व करना, और ये हाईएस्ट बॉडी ऑफ अपील थी। इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली 1947 में, तो उसके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली जो सिटिंग थी वो थी 28 जनवरी 1950 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है तो पार्ट 5 में इसका जिक्र करता है, और चैप्टर 6 में, पार्ट 5 कहने का मतलब द यूनियन नाम से जो पार्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। कब अपॉइंट करते हैं? और सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे राय लेकर के, और अगर चाहें तो वो हाई कोर्ट के जजेस से भी राय लेकर के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो और जजेस होते हैं, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा और कई जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, और ये नंबर बदलती रहती है वैकेंसी के हिसाब से, कभी 31, कभी 34 फुल, है ना, कभी 30 जजेस होते हैं। तो और जो जजेस होते हैं सीजीआई के अलावा, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं सीजीआई की राय पे, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की राय पे, और हाई कोर्ट के अगर कुछ जज चाहें तो उनकी भी राय पे प्रेसिडेंट ये अपॉइंटमेंट करते हैं अन्य जजों का। अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ल्यूज़र इकोसिस्टम। ल्यूज़र इकोसिस्टम ये न्यूज़ में आया है क्योंकि यहाँ पे बहुत इसे तबाह करने की कोशिश चल रही है, इसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स द्वारा, तो ये भी न्यूज़ में था। तो इसलिए आइए हम जान लेते हैं ल्यूज़र इकोसिस्टम के बारे में। देखिए ल्यूज़र इकोसिस्टम अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशिया का, तो साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पुराने और सबसे रिच इकोसिस्टम्स में से एक है कौन? ल्यूज़र इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ बारिश का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहता है, मतलब बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इस इकोसिस्टम को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, ठीक है, माना जाता है। ये इकोसिस्टम में माउंटेन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब जिन्हें हम क्लाउड फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन रेन फॉरेस्ट की खासियत ये होती है, हैवी रेनफॉल होती है, पर्सिस्टेंस कंडेंसेशन होता है। हम कहने के मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लगातार कंडेंसेशन की प्रोसेस से बारिश होती ही रहती है। मतलब बारिश होती ही रहती है, कहने के ये मतलब नहीं हो गया कि साल के हर एक दिन में, बट या बहुत बढ़िया बारिश होती है इस इकोसिस्टम में। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहे हैं पाम ऑयल के लिए, पल्प के लिए, पेपर प्लांटेशन के लिए और माइनिंग के लिए, वो इस ल्यूज़र इकोसिस्टम के लिए खतरा हो गए हैं। और इसीलिए वेरियस न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आई थी, ऐसे न्यूज़ आई थी कि ये हमें बंद करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है और हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं इनसे फायर वगैरह भी कभी कभी निकलती है, तो इससे कुल मिला के आप समझिए कि बहुत ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होता है, और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ इकोसिस्टम का जो प्राणी हिस्सा हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनके लिए ये एक खतरे की बात है। तो ये हो गई ल्यूज़र इकोसिस्टम की बात। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है वो aditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।